नमस्कार दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत में आपका स्वागत है। और आज फाइनली उस चैप्टर तक हम पहुंचे हैं जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, अध्याय संख्या 43। संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है। भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है ये, और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। कैसा है? संवैधानिक निकाय। संविधान में इसका जिक्र है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323, 14वां भाग जो है 308 से लेकर के 323 तक है, उसमें 308 से 314 तक जो है सेवाएं दे रखी हैं। सेवाएं मतलब सर्विसेज कौन कौन सी होंगी, और 315 से लेकर के 323 तक संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्वतंत्रता व शक्तियां व कार्य के अलावा इसके संगठन, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया 15 से 23 तक। सबसे पहले इसकी संरचना को समझते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। आयोग की सदस्य संख्या कितनी होगी इसका उल्लेख नहीं है, ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया जाता है। आयोग की संरचना का निर्धारण जो राष्ट्रपति ही करेगा, मतलब संख्या कितनी होगी, इसकी संरचना कैसी होगी वो राष्ट्रपति निर्धारण करेगा। साधारणतः आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। 9 से 11 सदस्य मतलब अध्यक्ष समेत। इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए भी योग्यता का उल्लेख नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आधे सदस्यों को। संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तों के लिए निर्धारित करने का अधिकार दिया है। ध्यान दीजिएगा, संविधान ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वह अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करें। अध्यक्ष जो होते हैं उनके आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक, इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं, 6 वर्ष की अवधि अधिकतम होती है। वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। कार्यवाहक अध्यक्ष का मतलब है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए एक निश्चित समय अवधि के लिए अध्यक्ष। और ये 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा ऐसा जोड़ा गया कि इससे पहले यह था नहीं। 15वें संविधान संशोधन के तहत कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और यह संविधान में जोड़ा गया। कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, पहली स्थिति। ठीक। दूसरा, जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या किसी दूसरे कारण से नहीं कर पा रहा हो, उस समय कार्यवाहक अध्यक्ष कर सकता है। ये 15वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कार्यवाहक अध्यक्ष तब कार्य करता है जब अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष फिर से नियुक्त न हो जाए, तब तक काम करता है। अब हम समझते हैं निष्कासन को। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है। अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, पहला। दूसरा, अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से बाहर से किसी वेतन नियोजन में लगा हो तो उसे हटाया जा सकता है। पदावधि या पद पर रहते हुए किसी बाहर के वेतन से नियोजित हो तो। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि मानसिक या शारीरिक असक्षमता के कारण पद पर बने रहना योग्य नहीं है तो वो हटा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने का परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकता है। ठीक है, और ये मामला कदाचार का हो तब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, संविधान के इस उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इस संदर्भ में कदाचार शब्द के बारे में संविधान कहता है कि
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को कदाचार का दोषी माना जाएगा कब? क्या होता है कदाचार? मतलब एक तरीके से ये है, कदाचार कब माना जाएगा? जब पहला, भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक हैं। कदाचार समझा जाएगा भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक हैं, तो मतलब पद पर रहते हुए किसी संविदा या करार से संबंधित है या इच्छुक है, तब उसको कदाचार माना जाएगा। इसके अलावा निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार के लाभ के लिए भाग लेता है, तब मतलब कंपनी के सदस्य या कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ में भाग लेता हो, तब। अब हम समझते हैं स्वतंत्रता को। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? संविधान में संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए निम्नलिखित संविधान जो है, संविधान में उपबंध किए गए हैं, निम्नलिखित उपबंध हैं। कौन कौन से उपबंध स्वतंत्रता और निष्पक्ष काम करने के लिए? पहला, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं, इसलिए उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, तो ये एक स्वतंत्रता का प्रमुख मतलब लक्षण है। इसके अलावा हालांकि अध्यक्ष या सदस्य की सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें जो पहले से था वो हटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन या भत्ते या पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि से भारित होते हैं। इन पर संसद में मतदान नहीं किया जा सकता। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो भी वेतन भत्ते और सारी चीज़ें होती है वो संचित निधि पर भारित हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन नौकरी का पात्र नहीं हो सकता। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भविष्य में आने वाली चीज़ों को देख करके मतलब ध्यान में रखा जाए। 1979 में उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष AR किदवई की बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को वैध ठहराया। इसने व्यवस्था दी कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है और ये सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं AR किदवई, उनकी बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को वैध ठहराया 1979 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा ये कोई रोजगार नहीं, ये एक संवैधानिक पद है। राज्यपाल भी क्या है? एक संवैधानिक पद है, संविधान में इसका जिक्र है, इसलिए संवैधानिक पद लिया जा सकता है यदि इस तरह की चीज़ सामने आती हैं तो। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। ठीक है, नियोजन का पात्र होने का क्या अर्थ है? यहाँ पर नियोजन का पात्र होने का अर्थ है कि जब किसी सदस्य को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो वह नए पद पर 6 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु इनमें जो पहले होगा तब तक बना रह सकता है। नियोजन का मतलब इसमें कोई फेर बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरे कार्यकाल के लिए वो योग्य नहीं है। अब हम समझते हैं कार्य को। तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन निम्नानुसार है। पहला, अखिल भारतीय सेवाओं जैसे अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवा में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाता है यह आयोग। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग राज्य में 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध करने पर किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिसके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं उनके लिए संयुक्त भर्ती की योजना व प्रवर्तन में सहायता करता है। इसके अलावा यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है। आयोग क्या करता है? राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत, राष्ट्रपति स्वीकृति दे देगा तब राज्यपाल के अनुरोध पर सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है। इसके अलावा निधि प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों से परामर्श देता है। अब निम्नलिखित कौन कौन से निधि प्रबंधन से संबंधित विषयों पर परामर्श दे सकता है? तो निम्नलिखित विषयों में पहला विषय है सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती पद्धति से संबंधित सभी विषयों पर वो दे सकता है। इसके अलावा सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा प्रोन्नति वर्ष एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में, यानी सिविल सेवाओं और पदों की नियुक्ति में तो करेगा ही करेगा, तथा प्रोन्नति करने में और एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में भी सलाह दे सकता है। इसके अलावा सिविल सेवाओं और पदों
पर नियुक्ति करने में, प्रोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति करने के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर भी सलाह दे सकता है। संबंधित विभाग प्रोन्नति की सिफारिश करता है और संघ लोक सेवा आयोग से अनुमोदित करने का आग्रह करता है। इसके अलावा भारत सरकार में सिविल सेवक की हैसियत में काम करते हुए सभी अनुशासनिक विषय यानी ज्ञापन और अर्जी सहित इसमें सम्मिलित हैं। निंदा यानी कड़ाई से निरानुमोदन, इसके अलावा वेतन वृद्धि से इनकार, इसके अलावा पदोन्नति देने से इनकार, इसके अलावा धन हानि की पुनः प्राप्ति, इसके अलावा निम्न सेवाओं या रैंक में कमी, पदावनति भी की जा सकती है। इसके अलावा अनिवार्य सेवानिवृत्ति, इसके अलावा सेवा से हटा देना, इसके अलावा सेवा से बर्खास्त कर देना। सेवा से बर्खास्त कर देने का यहाँ पर क्या अर्थ है? बर्खास्त कर देने का मतलब है हटाने व बर्खास्त करने में अंतर ये है कि पहले मामले में भविष्य में किसी रोजगार को पाने की अयोग्य नहीं है। हटाने का मतलब है कि भविष्य में कोई और रोजगार वो पा सकता है, जबकि बर्खास्त करने का मतलब है कि सरकार के अधीन रोजगार पाने के लिए वो अयोग्य है। ध्यान देना, किसी पद से हटाना और बर्खास्त करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हटाने के बाद किसी अन्य पद पर वो रोजगार प्राप्त कर सकता है। बर्खास्त करने का मतलब ये है कि उसे इस तरह से अपराधी पाया गया है कि अब वो किसी अन्य रोजगार में भी वो योग्य नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आयोग जो है सिविल सबक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाइयों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना, यानी सिविल सबक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधि कार्रवाइयों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना। इसके अलावा भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई क्षति को लेकर पेंशन का दावा करना और पेंशन की राशि का निर्धारण करना। इसके अलावा अल्पकालीन नियुक्ति और 1 वर्ष से अधिक तक व नियुक्तियों की नियमितीकरण से संबंधित विषय। इसके अलावा सेवा के विस्तार एवं कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित मामले। इसके अलावा कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अन्य विषय। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार उपरोक्त मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करता है तो असंतुष्ट सरकारी नौकर की समस्या न्यायालय दूर नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने पर या बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। अतः उपबंध मार्गदर्शक है, न कि आवश्यक। उसी प्रकार न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गए व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता। देखिए, उसी प्रकार न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गए व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता है। हालांकि सरकार को अपना कार्य निष्पक्ष व बिना मनमानी व बिना बुरे इरादे से करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार उपरोक्त मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करता तो असंतुष्ट नौकर की समस्या न्यायालय दूर नहीं कर सकता। यानी उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जो भी ऊपर मैंने मामले बताए हैं, ऊपर जितने पॉइंट्स बताए हैं, उसमें संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करती है सरकार तो असंतुष्ट सरकारी नौकर की समस्या न्यायालय दूर नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने पर या बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। अतः उपबंध मार्गदर्शक है, न कि आवश्यक। संघ लोक सेवा आयोग एक मार्गदर्शक की तरह है, सरकार के लिए आवश्यक रूप से ऐसा नहीं करना जरूरी। अतः उपबंध मार्गदर्शक है, न कि आवश्यक। उसी प्रकार न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गए व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि सरकार को अपना कार्य निष्पक्ष व बिना मनमानी या बिना बुरे इरादे से करना चाहिए। यानी यूपीएससी के द्वारा चयनित व्यक्ति को सरकार जब चयनित मान लेगी तब माना जाएगा। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। संसद द्वारा संघ की अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। संसद संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कॉरपोरेट निकाय, इसके अलावा सार्वजनिक संस्थान के निजी प्रबंधन के कार्य भी दे सकती हैं। अतः संसद के अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कामों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृति नहीं की गई हो के कारणों सहित ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अस्वीकृति के ऐसे सभी मामलों को संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। मतलब ये है कि संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने काम की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति जो रिपोर्ट संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा दी गई है उस रिपोर्ट को जिन मामलों में
आयोग की सलाह जो है स्वीकृत नहीं की गई है किसी के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो जिन मामलों में ऐसी स्थिति आई है कि आयोग ने सिफारिश की, रिपोर्ट अपनी दी और उसकी सलाह जो है स्वीकृत नहीं की गई, उसके कारण सहित ज्ञापन को संसद दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगा राष्ट्रपति। और अस्वीकृति के ऐसे सभी मामलों को संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद जो है इनको स्वीकृत कराया जा सकता है और कराया जाना चाहिए। अस्वीकृति के ऐसे सभी मामलों को कैबिनेट द्वारा नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। मतलब है कोई भी स्वतंत्र मंत्रालय या कोई भी विभाग संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में अगर वो नई समय पर नियुक्ति अगर वगैरह करवाते हैं तो राष्ट्रपति के पास संघ लोक सेवा आयोग ने रिपोर्ट भेजता है। ठीक है, और हर वर्ष अपनी रिपोर्ट देगा। फिर इसमें जो भी मामले लंबित हैं उनको फिर अनिवार्यतः करवाना चाहिए। अब हम समझते हैं सीमाएं। निम्नलिखित विषय संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता। पहला, पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले पर। मतलब ये है कि पिछड़ी जाति की नियुक्तियां जो हैं उनका आरक्षण देने के मामले पर संघ लोक सेवा आयोग में विचार विमर्श करने की तहत भी संघ लोक सेवा आयोग से उसकी नियुक्ति के बारे में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि आयोग इसमें जितना आरक्षण सरकार दे रही है उस आधार पर नियुक्ति करता है। उस मामले में अगर कोई फेरबदल किया जाता है, सरकार कर देती है, तो इसमें संघ लोक सेवा आयोग कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के दावों को ध्यान में रखते हुए उन पर भी इन संघ लोक सेवा आयोग से नहीं पूछ सकते। इसके अलावा आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता या उच्च राजनयिक उच्च पद पर ग्रुप सी, ग्रुप डी की सेवाओं के अधिकतर पदों के चयन से संबंधित मामले भी इनसे नहीं पूछे जा सकते। ये इनकी सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा किसी पद के लिए अस्थायी या स्थानापन्न, किसी पद के लिए अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां अगर वह व्यक्ति 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा व विषय को हटा सकता है। अब देखिए ये सारे मामले हैं जिन पे हमने देखा कि किसी पद के लिए अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां करता है व्यक्ति, 1 वर्ष के लिए करता है, तो उसके बारे में भी यूपीएससी से नहीं पूछ सकते हम। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे के किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियमन बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस तरह के नियमन को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना होगा। संसद इसे संशोधित या खारिज भी कर सकती है। अब हम समझते हैं भूमिका। संविधान आशा करता है कि संघ लोक सेवा आयोग भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी हो। संविधान क्या आशा करता है कि यूपीएससी जो है भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी हो, मेरिट पद्धति के आधार पर नियुक्तियां करे। इससे तात्पर्य है कि ये प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर संपर्क करने पर अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी में भर्ती सरकार को सलाह देने से संबंधित हैं। सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से संबंधित इसका कोई संबंध नहीं है। मतलब क्या है, देखिए भूमिका आशा करता है संविधान की मेरिट पद्धति का प्रवर। इसका मतलब क्या है, मेरिट पद्धति से प्रवर होने का मतलब है कि प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर संपर्क करने पर अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्ती जो है उसमें सरकार को सलाह देने से संबंधित है। तो मेरिट पद्धति के आधार पर सलाह दे, और सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन आदि से इसका कोई संबंध नहीं है। वो मेरिट के आधार पर बताएगा कि किसकी नियुक्ति करनी चाहिए, फिर सरकार उसकी नियुक्ति करती है और फिर सरकार के नियुक्ति के तहत वो एक मतलब एक सिविल सेवक बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो सेवाओं में वर्गीकरण और वर्गीकरण, वेतन, सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई संबंध नहीं है। इस तरह के मुद्दे को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग यानी कि कार्मिक और जन लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के 3 विभागों में से एक विभाग देखता है। ठीक है, जहां यूपीएससी भारत में मात्र केंद्रीय भर्ती अधिकरण एजेंसी है, वहीं कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग भारत का केंद्रीय कार्मिक अभिकरण है। कार्मिक अभिकरण कौन है? कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग भारत का केंद्रीय विभाग अभिकरण है। यूपीएससी केवल केंद्रीय भर्ती अधिकरण एजेंसी है। अभिकरण कौन होता है और अधिकरण कौन होता है, इनमें डिफरेंस देख लीजिएगा। ठीक है, एजेंसी को अधिकरण कहते हैं और अभिकरण का मतलब क्या है उसका देख लीजिएगा। अधिकरण का मतलब एजेंसी और प्राधिकरण का मतलब अथॉरिटी है, और अभिकरण
क्या होता है ये हमने जाना भी था। अब देखिए यहाँ शिकायत पेंशन के 3 विभागों में से एक करता है इस तरह के मुद्दे जो वेतन, सेवाओं, स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण, ये जो हैं कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग देता है। कार्मिक व जन लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के 3 विभागों में से एक विभाग देखता है। जहाँ यूपीएससी भारत में केंद्रीय भर्ती अधिकरण एजेंसी है, वहीं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत का एक केंद्रीय अभिकरण है। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है बल्कि उसके द्वारा लिए गए सुझाव भी सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह सुझावों पर अमल करे या खारिज करे। यूपीएससी जो भी सलाह देगी वो सीमित है। ठीक है, सरकार की एकमात्र जवाबदेही कि संसद को आयोग के सुझावों से विचलन का कारण बताए। ठीक है, सरकार की एकमात्र जवाबदेही ये है कि संसद को ये बताएगी कि वो जो भी आयोग सुझाव दे रहा है उसको वो क्यों नहीं मान रही हैं। इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, नियंत्रित करने का अर्थ आप समझ रहे होंगे, मतलब ये है कि नियमों को संघ लोक सेवा आयोग सलाह से छूट दे सकता है, विनियमन के रूप में छूट दे सकता है। 1985 में कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन संबंधी एक मंत्रालय की स्थापना की गई थी। कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन संबंधी एक मंत्रालय की स्थापना की गई जिसमें 3 अलग विभाग बने गए। और ये 3 कौन से विभाग हैं? एक है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दूसरा प्रशासनिक सुधार विभाग और तीसरा लोक शिकायत और पेंशन एवं पेंशन भोगियों के कल्याण का विभाग। ध्यान दीजिएगा, तीनों विभाग बता रहा हूँ। 1985 में कार्मिक और लोक शिकायत विभाग का निर्धारण किया गया था। यूपीएससी का काम केवल मेरिट लिस्ट बताना है, उस आधार पर सरकार नियुक्तियां करती हैं। यूपीएससी को मेरिट लिस्ट बतानी होती है, वेतन, भत्ते, कैडर प्रबंधन ये सब यूपीएससी के अंडर में नहीं आते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इस 1985 में नियुक्त किए गए 3 मंत्रालय, उसमें एक मंत्रालय स्थापित किया जिसके 3 विभाग बनाए गए। एक मंत्रालय, नए मंत्रालय बनाए गए, लोक शिकायत एवं पेंशन संबंधी एक नया मंत्रालय। उस मंत्रालय के तहत 3 विभाग बनाए गए। पहला विभाग जो है वो है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दूसरा प्रशासनिक सुधार विभाग, तीसरा लोक शिकायत और पेंशन एवं पेंशन भोगियों के कल्याण का विभाग। तो ये सब इस तरह से विभाग आयोजित किए गए। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन के अनुशासनात्मक विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित किया। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन ने 1964 में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग गठित किया गया उसने अनुशासनात्मक विषयों पर यूपीएससी के कार्यों को प्रभावित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार द्वारा किसी नौकरशाह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले दोनों से संपर्क किया जाने लगा। ठीक है, मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग से भी संपर्क किया जाने लगा और यूपीएससी से भी। तब समस्या खड़ी होती है जब दोनों सलाहों में मतभेद हो। समस्या तब खड़ी होती है जब दोनों अलग अलग सलाह दे, क्योंकि मतभेद का मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टी उल्टी हो। संघ लोक सेवा आयोग ने एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग क्या एक स्वतंत्र संस्था संवैधानिक संस्था है और इसलिए केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी से अधिक प्रभावी है यूपीएससी। सीवीसी से यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया और अक्टूबर 2003 में से सांविधिक दर्जा मिला। सांविधिक अलग हैं, संवैधानिक अलग हैं। देखिए, संवैधानिक संस्था अलग होती है और सांविधिक अलग होती हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया जाता है और अक्टूबर 2003 में से सांविधिक दर्जा मिला। अब हम समझते हैं 315 से 323 तक के सभी अनुच्छेद यूपीएससी के संदर्भ में क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्य लोक सेवा आयोगों से संबंधित एक अनुच्छेद एक नज़र में। तो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद क्या कहते हैं? 15। 315 में लिखा गया है संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 316 में लिखा है सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल। 316 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल लिखा गया है। 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन लिखा गया है। 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी और निलंबन लिखा गया है। मतलब लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो बर्खास्त हो सकते हैं, उनकी निलंबन के बारे में लिखा गया है। सिविल सेवकों के बारे में नहीं लिखा गया है 317 में। ये लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं ना उनके बारे में लिखा गया है। 318 कहता है आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें हैं, उनसे संबंधित नियम बनाने की शक्ति। 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक लगी हुई है।
320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य लिखे गए हैं। इसके अलावा 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति दी गई है। 322 में लोक सेवा आयोगों का खर्च लिखा गया है और 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन जो हैं इसमें डाले गए हैं। इस प्रकार ये लोक सेवा आयोग हमने पढ़ा। अब हम राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देख लेते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य लोक सेवा आयोग क्या है? केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के समानांतर राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि SPSC होता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC है, वहाँ UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC है। देखिए, जिस तरह से केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होता है, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होता है। संविधान के भाग 14 में 315 से 323 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी आदि का उल्लेख किया गया है। अब हम समझते हैं इनकी संरचना को। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। राष्ट्रपति करता है सदस्यों को नियुक्त संघ लोक सेवा आयोग में, और राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल नियुक्ति करता है। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या उल्लेख नहीं की गई है, जिस तरह से UPSC में नहीं की गई है। इसके अलावा राज्य के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अतिरिक्त राज्य के सदस्यों को वांछित योग्यता का भी जिक्र नहीं किया गया, जिस तरह से UPSC में भी जिक्र नहीं, यहाँ भी जिक्र नहीं किया गया। परंतु ये आवश्यक है कि आयोग के आद्य सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो। तो राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग दोनों के लिए सेम तरह की परिस्थितियाँ हैं। संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। राज्यपाल जो है ऐसा कर सकता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो कोई पहले हो वो करेंगे। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के मामले में 65 वर्ष की आयु है, राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में 62 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि मूलतः ये 60 वर्ष थी, लेकिन 62 कर दी गई 41वें संविधान संशोधन अधिनियम से। 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भी 62 वर्ष कर दी गई, और उसके बाद इसी 41वें संशोधन के तुरंत बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसको हम लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। मूलतः 60 वर्ष की आयु थी राज्य लोक सेवा आयोगों के लिए, और 65 वर्ष की आयु किसके लिए थी? UPSC के लिए। लेकिन SPSC के लिए जो आयु जो है अब 62 वर्ष कर दी गई है। 41वें संशोधन के तहत ये सुधार किया गया। राज्यपाल 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। ठीक है। राज्यपाल 2 परिस्थितियां कौन कौन सी? जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तब, दूसरा जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थित या दूसरे कारणों की वजह से नहीं कर पा रहा हो तब। ठीक। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य संभालेगा जब तक कि अध्यक्ष अपना पुनः काम नहीं संभाल लेता। अध्यक्ष नियुक्त किया गया व्यक्ति काम पर नहीं आता है तब तक भी वो कार्यवाहक के रूप में काम करेगा। 15वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा ऐसा जोड़ा गया, और कार्यवाहक नियुक्ति 15वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा की गई। UPSC के लिए भी 15वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा ही जोड़ा गया था। अब हम बात करेंगे निष्कासन की। भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है। राज्यपाल हटा नहीं सकता। ठीक है। और जैसा कि UPSC के अध्यक्षों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति उसे हटाता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग जो SPSC हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति करता तो राज्यपाल है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, लेकिन हटा केवल राष्ट्रपति ही सकता है, राज्यपाल नहीं हटा सकता। जिन आधारों पर UPSC के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है, उन्हीं आधारों पर SPSC के सदस्यों को हटाया जाता है। अब निम्नलिखित आधार हैं। पहले से अगर दिवालिया घोषित कर दिया गया तो हटाया जा सकता है। पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगा हो तो उसे हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति समझता है कि मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है तो भी उसे हटाया जा सकता है। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो अंधा हैं कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्य के रूप में नियुक्ति को शरीर या दिमाग की कमजोरी के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता।
अंधा व्यक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकता है। शरीर या दिमाग की कमजोरी नहीं है ये, ठीक है। ऐसा 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी। क्या होगा, कोई विश्वविद्यालय का मान लो प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, तो अंधा था कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति को शरीर या दिमाग की कमजोरी के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके अतिरिक्त बात करें अगर, इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अन्य सदस्यों को कदाचार के आधार पर हटा सकता, परंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति इसे उच्च न्यायालय को संदर्भित करता है। यदि उच्च न्यायालय, जैसा कि यूपीएससी के मामले में है, यदि उच्च न्यायालय जांच के बाद उसे बर्खास्त करने की अनुमति देता है या सलाह देता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को हटा सकता है। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी दी गई मामले में सलाह में राष्ट्रपति के लिए बाध्य हैं। मतलब उच्चतम न्यायालय ने अगर कह दिया है हटाना, तो फिर बाध्य रूप से राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा। न्यायालय द्वारा जारी की जा रही जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को निलंबित कर सकता है। मतलब ये है कि राष्ट्रपति के लिए बाध्य है, न्यायालय द्वारा दी गई जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को निलंबित कर सकता है। राज्यपाल अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को जांच के दौरान का मतलब है जांच की जा रही है, उस जांच के दौरान राज्यपाल उस समय तक निलंबित कर सकता है, बाद में उसे वापस सौंपा जा सकता है पद, अगर निलंबित करने के बाद भी उस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है तो। इस संदर्भ में संविधान कदाचार शब्द को परिभाषित करता है। संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा अगर वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक हो। भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक हो, तब उसे कदाचारी माना जा सकता है। इसके अलावा निगमित कंपनी के सदस्य या सदस्य कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार के लाभ के लिए भाग लेता हो। इसके अलावा स्वतंत्रता देखें हमें अब सदस्यों की आरपीएससी मतलब राजस्थान के लिए होगी, एसपीएससी हर सदस्य के लिए, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग की तरह संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य के लिए निम्नलिखित उपबंध करता है संविधान। अब संविधान में क्या क्या उपबंध किए गए हैं। पहला, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर हटा सकता था, उन्हें पदावधि की सुरक्षा है। इसके अलावा अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें राज्यपाल तय करता है, अतः नियुक्ति के बाद उनमें गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ता जो है संचित निधि से मिलते हैं, राज्य विधानमंडल द्वारा उस पर मतदान नहीं हो सकता। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य किसी अन्य राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष बनने का पात्र होता है, लेकिन भारत सरकार या किसी सरकार के अधीन किसी भी नियोजन या नौकरी का पात्र नहीं हो सकता। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बनने या उस राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य या अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, परंतु भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र वो नहीं होगा। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी दूसरे शब्द कार्यकाल के योग्य नहीं है। अब बात करते हैं कार्य की। तो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य में वही काम करते हैं जो संघ लोक सेवा केंद्रीय सेवाओं के लिए करता है। क्या काम है? राज्यों की सेवा में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना, कार्मिक प्रबंधन से संबंधित विषयों पर परामर्श देना, सिविल सेवाओं एवं सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर सलाह देना। इसके अलावा सिविल सेवाओं पदों की नियुक्ति तथा सभी सेवा में प्रोन्नति, एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादले के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत के रूप में सलाह देना, परामर्श देना। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ों पर वो परामर्श देता है, जैसे सिविल सेवाओं पदों पर स्थानांतरण करने में प्रोन्नति व एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर। इसके अलावा संबंधित विभाग की प्रोन्नति व अनुशंसा करता है और राज्य लोक सेवा आयोग उसमें अनुदित करने का आग्रह करता है। इसके अलावा राज्य सरकार में सिविल हैसियत के कार्य करते हुए सभी अनुशासनिक विषय ज्ञापन या अर्जी सहित जितने भी उन पर वह सिविल हैसियत में कार्य करता है, जैसे निंदा प्रस्ताव रोकना, उसकी अस्वीकृति देता है वो, वेतन वृद्धि रोकना, पदोन्नति रोकना, धन हानि की पुनः प्राप्ति रोकना। इसके अलावा पदावनति भी करना, यानी कि निम्न सेवाओं या पद में कर देना अनिवार्य। इसके अलावा सेवा से हटा देना, इसके अलावा सेवा से बर्खास्त कर देना, ये सब शामिल है। इसके अलावा कर्तव्यों के निष्पादन के लिए उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही के प्रति उसके द्वारा खर्च की गई अदायगी का दावा करना। इसके अलावा सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति की हुई हानि को लेकर पेंशन का दावा, उसी राशि का निर्धारण करना। इसके अलावा कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अन्य मसलों पर भी वो परामर्श करता है।
देखिए जैसे कि मैंने बताया, हटाने और बर्खास्त करने में अंतर ये है कि पहले मामले में भविष्य में किसी रोजगार को पाने के लिए अयोग्य नहीं है, हटाने में अयोग्य नहीं होता। बर्खास्त करने का मतलब है कि वो अयोग्य अब किसी रोजगार को वो नहीं पा सकता। हटा दिया जाता तो वो किसी दूसरे रोजगार को प्राप्त कर सकता है सरकार के अधीन। ठीक है, इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि उपरोक्त मामलों पर जो मैंने अभी सुना है, अगर सरकार राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करती है, सरकार क्या नहीं करती है, आरपीएससी या यूपीएससी नहीं, सॉरी आरपीएससी या जो भी यूपीपीसीएससी यूपीपीसीएस जो भी आयोग बने हुए हैं अलग अलग, उन एसपीएससी जितने भी हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, उन एसपीएससी से संपर्क नहीं करती है सरकार। असंतुष्ट सरकार है अगर, तो असंतुष्ट सरकारी नौकर की समस्या दूर नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने कहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने या बिना संपर्क किए कार्य सरकार के निर्णय की अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। मतलब सरकार, न्यायालय ने ये कहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने या बिना संपर्क की कार्य करने पर सरकार के निर्णय की अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। अतः ये उपबंधक मार्गदर्शक हैं, न कि अनिवार्य। उसी प्रकार न्यायालय ने कहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की गई व्यक्ति को उस पद पर आसीन करने का अधिकार नहीं होता है। मतलब यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गए व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता, उसी प्रकार नहीं होता। ठीक है, न्यायालय ने कहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गए व्यक्ति को उस पद पर आसीन, उस मतलब दैट पोस्ट पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता। हालांकि सरकार को अपना कार्य निष्पक्ष और बिना मनमानी या बुरा इरादा लक्षित करना चाहिए। राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली निजी प्राधिकरण, कॉरपोरेट निकाय और सार्वजनिक संस्था की कार्मिक पद्धति भी इनके कार्य हैं। अतः राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग सेवाओं के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग को हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को देनी होती है। जिस प्रकार यूपीएससी राष्ट्रपति को देती है, उसके बाद राज्यपाल इस रिपोर्ट के साथ साथ ऐसी ज्ञापन विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है और आयोग द्वारा अस्वीकृत मामले, उनके कारणों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं सीमाएं। निम्नलिखित विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर रखा गया है। दूसरे शब्दों में इन विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं किया जा सकता। पहले, पिछड़ी जातियों या नियुक्तियों के पदों का आरक्षण के मसले पर जिस प्रकार यूपीएससी से संपर्क नहीं किया जा सकता आरक्षण के मामले उस तरह से। इसके अलावा अनुसूचित सेवाओं पर पदों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के दावों में ध्यान रखने के लिए मसले पर राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे के किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। संविधान कहता है कि राज्यपाल राज्य सेवाओं व पदों से संबंधित नियमन बना सकता है, जिसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने की जरूरत नहीं है, परंतु इस नियमन को राज्यपाल को कम से कम 14 दिन के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होगा। 14 दिनों तक के लिए राज्य का विधानमंडल इसे संशोधित या खारिज कर सकता है। अब हम समझते हैं भूमिका को। संघ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा को राज्य में मेरिट पद्धति का प्रहरी के रूप में देखता है। जिस प्रकार से यूपीएससी को भारत में मेरिट की प्रहरी देखा जाता है, इसकी भूमिका राज्य सेवाओं की भर्ती करना व प्रोन्नति अनुशासनात्मक विषयों पर सरकार को सलाह देना है। सेवाओं के वर्गीकरण, भुगतान व सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई सरोकार नहीं है। इस तरह के मामलों की कार्मिक विभाग या सामान्य प्रशासनिक विभाग देखता है। अतः राज्य लोक सेवा आयोग का मात्र राज्य का केंद्रीय भर्ती अधिकरण है, जबकि कार्मिक विभाग या सामान्य प्रशासनिक विभाग राज्य का केंद्रीय कार्मिक अधिकरण है। राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है बल्कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव भी सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी सरकार के लिए बाध्य नहीं है। राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह सुझावों पर अमल करे या खारिज करे। सरकार की एकमात्र जवाबदेही है कि वह विधानमंडल को आयोग के सुझावों के विचलन का कारण बताए। इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिससे राज्य लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सके। यानी कि मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के सलाहों को नियंत्रित भी किया जा सकता है, या मतलब ये है कि नियमों को राज्य लोक सेवा आयोग सलाह से छूट या विनियमन दे सकती है, छूट दे सकती है, ऐसा कहा गया है। इसके अतिरिक्त 1964 में राज्य सतर्कता आयोग के गठन के अनुशासनात्मक विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित किया है। जिस प्रकार यूपीएससी में इसी सतर्कता आयोग ने यूपीएससी के कार्यों को प्रभावित किया, उसी तरह से ऐसा इसलिए क्योंकि नौकरशाह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले दोनों से संपर्क किया जाने लगा। समस्या तब खड़ी हुई जब दोनों की सलाहों में मतभेद हो। क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसलिए वह राज्य सतर्कता आयोग से अधिक प्रभावी हैं।
सतर्कता आयोग जो है 1964 में गठित किया गया। जिला न्यायाधीश के अलावा न्यायिक सेवा में भर्ती से संबंधित नियम बनाने के मसले पर राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करता है। जिला न्यायाधीश के अलावा न्यायिक सेवा में भर्ती मान लो कोई भी है तो वहाँ पर यूपीएससी से संपर्क किया जाता है। इस मामले में संबंधित उच्च न्यायालय से भी संपर्क किया जाता है। अब हम समझते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जहाँ सीधे संविधान द्वारा किया गया, वहीं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल की आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन सीधे संविधान के द्वारा किया गया, संविधान में इसका जिक्र है, संवैधानिक निकाय हैं। वहीं पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है संसद द्वारा बनाया जाता है राज्य विधानमंडल के आग्रह पर। इस तरह संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक सांविधिक यानी कि स्टैट्यूटरी संस्था है, न कि संवैधानिक। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, वो एक सांविधिक निकाय है। 1966 में पंजाब से पृथक हुए हरियाणा और पंजाब के लिए अल्पकालिक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठित किया गया। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग 1966 में पंजाब और हरियाणा के लिए नियुक्त किया गया अल्पकालिक। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि अथवा 62 वर्ष की आयु तक होता है, जो कि राज्य लोक सेवा आयोग के लिए होता है। उसी तरह से संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के लिए हो जाएगा, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त या हटाया जा सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर वे पद मुक्त भी हो सकते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या सेवा शर्तों को राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित राज्यपालों को सौंपता है। रिपोर्ट जो है वो राज्यपालों को सौंपी जाती हैं और सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। प्रत्येक राज्यपाल इससे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। और संघ लोक सेवा आयोग राज्यपाल के अनुरोध व राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद ही राज्य की आवश्यकता अनुसार भी कार्य करता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की व्यवस्था के अनुसार 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ताकि योग्य नौकरशाहों की नियुक्ति की जा सके। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए प्रदान 1935 में गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो निकाला था अंग्रेजों ने, उसमें 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और 1919 के तहत 1926 में गठित किए और फिर 1935 में जो है न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि राज्य प्रांतीय लोक सेवा आयोग भी और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए भी एक गठन इसमें किया गया। अब 315 से लेकर के 323 तक के अनुच्छेदों को एक बार फिर से देख लेते हैं। हम पिछले अध्याय में भी देखा हमने। 315 में कहा गया संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 316 में लिखा गया सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। 17 में बर्खास्तगी निलंबन लिखा गया है सदस्यों की। इसके अलावा 18 जो है 318 में कहा गया है कि आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधित नियम बनाने की शक्ति है। इसके अलावा 319 में लिखा गया है आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने से रोक है। मतलब अगर समाप्ति हो गई है सदस्यता समाप्ति तो फिर वो पद पर नहीं बने रह सकते। 320 में लिखा गया है लिखा गया है लोक सेवा आयोग के कार्य क्या क्या है। इसके अलावा 321 में लिखा गया है कि कार्यों का विस्तारित करने की शक्ति दी गई है राज्यपाल या संवैधानिक जो भी है। इसके अलावा 322 में लोक सेवा आयोग का खर्चा लिखा गया है। इसके अलावा 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन जो है इसमें डाले गए हैं। इसके पश्चात हम वित्त आयोग को यानी फाइनेंस कमीशन को समझेंगे और फाइनेंस कमीशन जो है इसको हम अगले वीडियोज़ में समझेंगे। उसके बाद हम वस्तु एवं सेवा कर परिषद, फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य जातियों और जनजातियों के लिए फिर पिछड़ा वर्ग के लिए समझेंगे, और फिर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार, और फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और फिर भारत के महान्यायवादी, फिर भारत के महाधिवक्ता, इन सब को हम समझने वाले हैं। और गैर संवैधानिक निकाय फिर हम परसों से शुरू करेंगे। कल मुझे लगता है ये सारे 7-8 अध्याय हैं जो हमें करने हैं।